संजय राउत का बयान आता है कि जो शिव सैनिक हैं वो सब्र रखे हुए बैठे हुए हैं, वरना शहर शहर आग लग जाएगी, और अचानक महाराष्ट्र जलने लग जाता है। तो क्या कनेक्शन है? इनके बयान देते ही वहां एक्शन का रिएक्शन क्या? एक चीज़ बताइए, लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त किसके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर तो शिवसेना की सरकार के हाथ में है। अभी उद्धव ठाकरे ने रेजिग्नेशन तो नहीं दिया है, ना उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि आखिरी मोमेंट तक लड़ेंगे। तो जब संजय राउत कह रहे हैं कि शिवसेना जो है उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो क्या संजय राउत ओपनली कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट का सब्जेक्ट है, जो उन्हीं के चीफ मिनिस्टर के अंडर आता है, जो उनके चीफ मिनिस्टर अभी उद्धव ठाकरे हैं, तो क्या शिवसेना की सरकार लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में उसके होने के बावजूद शिव सैनिक्स को इस तरीके से ग्राउंड पे आगजनी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के करीब आते हैं, उद्धव ठाकरे शरद पवार के करीब आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा तो नहीं कि संजय राउत जी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार जी की बोली बोल रहे हैं दूसरे मुखौटे के साथ में? क्योंकि मैं आज पूछना चाहता हूं कि अगर संजय राउत जी से पूछा जाए कि तुम एनसीपी या कांग्रेस या शिवसेना में से किसको चूज करोगे, तो अगर आप उनकी बोली को उठा के देख लीजिए, उनकी बोली शरद पवार की बोली और कांग्रेस की बोली में तो फर्क ही नहीं है। वही बाला साहब की बोली और एनसीपी की बोली तो हमेशा अलग हुआ करती थी। शिवसेना में संग्राम क्या अब बनेगा बीजेपी का काम? नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। महाराष्ट्र की सियासत में यूं कहिए तो भूचाल आया हुआ है और शिवसेना के कई विधायक जो हैं वो बागी होकर एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं, और इसी के साथ उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है मुख्यमंत्री पद को लेके। तो आज महाराष्ट्र के मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप भंडारी जी जुड़े हुए हैं। सर से बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे पे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही कि क्या उद्धव ठाकरे जी की बतौर मुख्यमंत्री उल्टी गिनती शुरू हो गई है? देखिए, अभी उद्धव ठाकरे जी के पास बहुमत नहीं है और उद्धव ठाकरे जी के पास अपने पूरे जो पार्टी है उसके भी एमएलएस का समर्थन नहीं है। तो जब किसी व्यक्ति के पास समर्थन नहीं होता है, जब उसको लगता है कि उसकी ज़मीन खिसक रही होती है, तभी उसी के पार्टी के जो राइट हैंड है संजय राउत, वो धमकियों पे आ जाते हैं, कहते हैं कि सड़क पर शिव सैनिक जो है उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो आज की स्थिति में तो उद्धव ठाकरे जी की जो सत्ता की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है, क्योंकि जब उनके पास नंबर्स नहीं है और जब उनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी के अंदर है, सो ही इज़ जस्ट बाइंग टाइम। सो आप बिल्कुल सही है कि हाँ, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब देखना ही होगा कि क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पे जितने एकनाथ शिंदे के एमएलएज हैं वो अपनी लॉयल्टी मेंटेन कर पाते हैं, और वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपनी जब वोटिंग होगी तब क्या वो वोट एकनाथ शिंदे के पक्ष में डाल पाते हैं। सर, आपने संजय राउत का जिक्र किया। संजय राउत का बयान आता है कि जो शिव सैनिक हैं वो सब्र रखे हुए बैठे हुए हैं, वरना शहर शहर आग लग जाएगी, और अचानक महाराष्ट्र जलने लग जाता है। तो क्या कनेक्शन है? इनके बयान देते ही वहां एक्शन का रिएक्शन क्या? एक चीज़ बताइए, लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त किसके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर तो शिवसेना की सरकार के हाथ में है। अभी उद्धव ठाकरे ने रेजिग्नेशन तो नहीं दिया है, ना उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि आखिरी मोमेंट तक लड़ेंगे। तो जब संजय राउत कह रहे हैं कि शिवसेना जो है उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो क्या संजय राउत ओपनली कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट का सब्जेक्ट है, जो उन्हीं के चीफ मिनिस्टर के अंडर आता है, जो उनके चीफ मिनिस्टर अभी उद्धव ठाकरे हैं, तो क्या शिवसेना की सरकार लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में उसके होने के बावजूद शिव सैनिक्स को इस तरीके से ग्राउंड पे आगजनी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? सो ये क्या स्टेट इस वायलेंस को स्पॉन्सर कर रहा है या प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो अभी ऑपोजिशन में नहीं है, वो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर है। दूसरी बात, एक चीज़ समझिए कि बाला साहब ठाकरे का नाम बहुत बार लिया जा रहा है उद्धव ठाकरे जी द्वारा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2.5 साल में कितनी बार बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के लिए सरकार ने क्या किया? एक भी बार बता दीजिए। 1995 के अंदर जब बाला साहब ठाकरे के 6 साल के वोटिंग राइट को सस्पेंड किया था, उस वक्त एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी और बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि ज़िंदगी में कुछ भी करूंगा पर एनसीपी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूंगा। तो आज सत्ता के उद्धव ठाकरे जी ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया। तो फिर ना हिंदुत्व की बात रही और ना लॉ एंड ऑर्डर की बात रही। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाने के लिए ये सब स्टेटमेंट्स इशू किए जा रहे हैं, और जो एमएलएज हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ है उनको ओपनली थ्रेट किया जा रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर जब स्टेट का सब्जेक्ट है तब ऐसा किया जा रहा है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस नहीं है तो क्या है? सर, एकनाथ शिंदे उधर अलग पार्टी बना रहे हैं बाला साहब ठाकरे के नाम से, इधर शिवसेना है, तो किसकी शिवसेना सच्ची, ये सवाल खड़ा हो गया है। वहीं उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हिम्मत है तो अपने पिताजी के नाम पे लड़के दिखाएं। देखिए, अब ये मुख्य बात इसमें क्या है कि अगर शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना का जो मूल आधार था वो मूल आधार हिंदुत्व के ऊपर था। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि वो 150 साल इस जो देश है वो ब्रिटिशर्स को देना बेहतर है, ना कि सोनिया गांधी को सपोर्ट करना एज प्राइम मिनिस्टर। आज उन्हीं की पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे जी ने अलायंस किया। बाला साहब ठाकरे जी ने 1995-1996 के अंदर मनोहर जोशी के साथ में मिलकर एक पूरा कैंपेन चलाया था शरद पवार जी को चीफ मिनिस्टर हटाने के लिए, और उसके बाद फिर उन लोग के 130 से ज़्यादा सीट्स आई थी।
आज उन्हीं शरद पवार जी के साथ उद्धव ठाकरे जी ने अलायंस कर दिया। जब याद है कि 2000 जब बाला साहब के 83rd जब जन्मदिन था, तब उनसे पूछा गया था कि आपकी हेल्थ का सीक्रेट क्या है, तब उन्होंने बोला अगर मैं अपने हेल्थ का सीक्रेट बता दूंगा तो कांग्रेसी उसको कॉपी कर लेंगे। तो इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस से नफरत करते थे और उनकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग थी, और उसी समय उद्धव ठाकरे जी ने उन्हीं के राइवल्स के साथ जाके अलायंस कर दिया। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली बात हो गई। तो आज की स्थिति में मुझे लगता है असली शिवसेना वही है, और महाराष्ट्र की जनता निर्धारित करेगी। मैं लीगैलिटीज़ और टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता, पर असली शिवसेना वही है जो हिंदुत्व की बात करे और जो हिंदुत्व और बाला साहब ठाकरे के आइडल्स की बात करे। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व कांग्रेस और एनसीपी मान सकते हैं? अगर मान सकते हैं तो आप कांग्रेस के व्यक्ति से पूछिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाला साहब ठाकरे महान है करके बोल दें। कांग्रेस वाला कभी नहीं बोलेगा कि बाला साहब ठाकरे महान है, एनसीपी वाला कभी नहीं बोलेगा कि बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व महान है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि असली शिवसेना किसकी है। सर, उद्धव जी पूरे कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं जिसको जाना है जाए, जो गए हैं वो चले जाए, मैं फिर से सरकार बनाऊंगा नई शिवसेना के साथ। देखिए, ये कॉन्फिडेंस ठाकरे के सरनेम से आता है, और ये बात सच है कि बाला साहब ठाकरे ने पूरी पार्टी बनाई, और देश और मैं हर व्यक्ति बाला साहब ठाकरे का सम्मान करता है। पर फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स इस वक्त ये हैं कि शिवसेना के जो मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएज हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ में। फैक्ट्स ये हैं कि हिंदुत्व की बात करने वाले शिव सैनिक्स जो हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि एनसीपी कांग्रेस के साथ अलायंस हो। तो आज की स्थिति के अंदर अगर उद्धव ठाकरे जी कॉन्फिडेंट हैं तो उनके पास कोई होगा मास्टर प्लान। अगर मास्टर प्लान है, देखिए आप दो अलग अलग बातें नहीं कर सकते। एक तरफ आप विनती कर रहे हैं कि आप आ जाओ फ्लोर ऑफ द हाउस पे पता चल जाएगा, दूसरी तरफ आप धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम मुंबई आओगे तो हम जनता को संभाल नहीं सकते। तो इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हैं? बेटा तुम मुंबई आ जाओ। बकरे को जैसे हलाल करने के पहले कहा जाता है ना, पूरा उसको दूध पिलाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसी तरीके से बात है कि तुम मुंबई आ जाओ, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे हाथ में ही है, पुलिस तुम्हारे हाथ में ही, हम जो होगा देखा जाएगा। तो ये ओपन प्रोवोकेशन है, ऊपर थ्रेट है। मेरी उम्मीद इस बात से, मुझे उम्मीद है कि इसमें जो कोर्ट है वो इसमें अपना जजमेंट सुनाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैटर अब कोर्ट में भी जाने वाला है। सो जिस हिसाब से मैं इसको प्ले होते हुए देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे जो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, वो पार्टी और कोई दूसरी पार्टी बीजेपी हो सकती है, वो दोनों मिलकर स्टेक क्लेम कर लें। क्योंकि अब उद्धव ठाकरे जी को समझ में आ रहा है कि वो एमवीए के एनसीपी कांग्रेस के साथ तो सत्ता को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर बच भी गई सरकार की, बच भी गई तो ज़्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। अभी राज्यसभा पोल्स और एमएलसी पोल्स में भी हमने देखा कई शिवसेना ने बीजेपी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट कर दिया। तो इसी से समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे जी का अपने पार्टी के ऊपर होल्ड नहीं है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान उद्धव ठाकरे जी का हो रहा है, ना एनसीपी का हो रहा है, ना कांग्रेस का हो रहा है। सर, शिवसेना में जो इतनी बड़ी फूट पड़ी है उसको लेके आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है? संजय राउत जी, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जब संजय राउत जी थे, और संजय राउत जी के एक्टिव होने के पहले और संजय राउत जी के एक्टिव होने के बाद में शिवसेना का फ़र्क देख लीजिए। तो जब पहले भी थे, पर एक्टिव मतलब कि उद्धव ठाकरे जी के एज राइट हैंड, पहले जब राइट हैंड नहीं हुआ करते थे तो एनसीपी ने कहा था, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो कभी भी स्थिति में 2013 की बात, उन्होंने कहा था कि 2014 में वो कभी भी शरद पवार को एज चीफ प्राइम मिनिस्टर के रूप में सपोर्ट नहीं करेंगे, पीएम को एज अ पीएम वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद 2019 के चुनाव के पहले भी उन्होंने कई बार कहा था कि एनसीपी जो है ऐसी पार्टी है जो पीठ में छुरा घोंपने वाली होती है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट लड़ाती है। फिर संजय राउत की एंट्री होती है, उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के करीब आते हैं, उद्धव ठाकरे शरद पवार के करीब आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा तो नहीं कि संजय राउत जी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार जी की बोली बोल रहे हैं दूसरे मुखौटे के साथ में? क्योंकि मैं आज पूछना चाहता हूँ कि अगर संजय राउत जी से पूछा जाए कि तुम एनसीपी या कांग्रेस या शिवसेना में से किसको चूज़ करोगे, तो अगर आप उनकी बोली को उठा के देख लीजिए, उनकी बोली, शरद पवार की बोली और कांग्रेस की बोली में तो फ़र्क ही नहीं है। भाई बाला साहब की बोली और एनसीपी की बोली तो हमेशा अलग हुआ करती थी। तो क्या पूरी इस क्राइसिस का जड़ उद्धव ठाकरे जी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड करना संजय राउत जी द्वारा है? महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है, शिवसेना कह रही है ये बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि उसे डर है कि जो हिंदू वोट बैंक है वो उसके हाथों से निकल जाएगा। और हम लगातार देखते आ रहे हैं शिवसेना और बीजेपी में लड़ाई है, किसका हिंदुत्व सच्चा। तो आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में बीजेपी को इस बात से खतरा है हिंदुत्व की? अगर हम बात करें, देखिए शिवसेना ने हिंदुत्व को तो दरकिनार कर दिया है जब से सरकार में आई है। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना उसमें मुझे जो सीएमपी बना उसमें हिंदुत्व वर्ड नहीं था। जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सीएमपी बना एनसीपी कांग्रेस के साथ में, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर हिंदुत्व वर्ड नहीं था। सत्ता चलाने के लिए था, जो नेचुरल पॉलिटिक्स में आया था। मैं कह रहा हूँ कि जब शिवसेना
कांग्रेस और एनसीपी अलायंस में आई तो वो नैतिक है। अब वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार अगर बनाती है तो वो अनैतिक कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रीपोल अलायंस तो बीजेपी और शिवसेना का था। अब शिवसेना दूसरी तरफ चली गई, उसमें कुछ गलत नहीं, राजनीति में जा सकता है व्यक्ति, तो वो भी अगर सही है तो फिर ये भी चीज़ सही है। अब हिंदुत्व की बात की जाए, अगर हिंदुत्व का वोट शिवसेना के पास होता तो शिवसेना बीएमसी का चुनाव अभी तक डिले नहीं कराती। बीएमसी का जो चुनाव था वो ईयर के शुरुआत में स्केड्यूल्ड था, अभी तक बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं शिवसेना करा रही? ये सवाल तो उठता ही है। 2019 का चुनाव जब लड़ा गया था वो पीएम मोदी के नाम पे लड़ा गया था, तभी शिवसेना के 18 एमपीज आए थे। अगर शिवसेना को ऐसा लगता है उद्धव जी की पार्टी को कि बीजेपी के पास हिंदुत्व वोट नहीं है, तो फिर उद्धव जी को 2024 का चुनाव लड़ लेना चाहिए, तो फिर जिसकी ज़्यादा सीट आएगी उसी को पता चल जाएगा हिंदुत्व वोट है। मेरे हिसाब से बिगेस्ट इशू यही है कि सबको जो ज़मीन पे समझ में आ गया है कि शिवसेना का बेस कम होते जा रहा है और हिंदुत्व वोट जो है वो शिवसेना से शिफ्ट होते जा रहा है। इसी कारण जो शिवसेना के जितने भी ज़मीनी लीडर्स हैं उनने बगावत करी है और उनने ये नहीं बोला है कि भाई हम भाजपा के साथ ही जाएं। वो कह रहे हैं अगर आप एमवीए तोड़ दो तो हम वापस भी आना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि नुकसान इसमें सिर्फ और सिर्फ उद्धव जी का हो रहा है, क्योंकि उद्धव जी का वोट मराठा और हिंदुत्व है। शरद पवार जी का कोई नुकसान नहीं, कांग्रेस का इसमें कोई नुकसान नहीं, कांग्रेस तो वैसे भी है ही नहीं इसमें पार्टी। मुझे बताइए, बाला साहब ठाकरे कभी भी एआईएमआईएम का सपोर्ट लेते? एआईएमआईएम ने इस राज्यसभा इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस और शिवसेना के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। एक हिंदुत्व पार्टी जाके ओवैसी की पार्टी का सपोर्ट कभी ले सकती है? इसी से आप समझ सकते हैं कि असली हिंदुत्ववादी कौन है। सर, उद्धव जी एक मोटो लेके चल रहे थे, उद्धव सरकार, कि जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे फिर वो प्रदीप भंडारी हो, कंगना रनौत हो या अर्नब गोस्वामी हो, जिसने भी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। तो आपको लगता है कि जब से पुलिस हाथ में आई थी कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही थी महाराष्ट्र में उद्धव? देखिए, ऑल दीज केसेस हैव फॉलन फ्लैट। भले अर्नब गोस्वामी का केस हो गया, अर्नब गोस्वामी जी वो केस जीत गए। कंगना रनावत की चीज़ हो गई, उसके अंदर कर्मा ऑलवेज प्ले। मेरे केस की अगर आप बात करें तो उसके अंदर भी कोर्ट ने सभी सिर्फ लॉ ऑफ द लैंड ने और कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ न्याय संगत जो है अपना जजमेंट सुना है। मैं 15 हफ्ते तक पुलिस स्टेशन गया, उसके बाद भी जो है ट्रूथ मेरे साथ था, सच्चाई मेरे साथ थी, इसीलिए हम जीते। तो अल्टीमेटली कहते हैं ना, इस देश के दुनिया का एक यथार्थ होता है कि जैसी आपकी करनी वैसे आपकी भरनी, और उसी तरीके से सरकार जो है अपने आप गलत निर्णय कर रही है। इसके बाद बहुत ऐतिहासिक मौका था कि जनता की सेवा करें और ये वेंडेटा ना करे, पर इसने भले पालघर साधु की बात करें, मौन रही, वो हिंदुत्व का एजेंडा था। सुशांत के न्याय की बात करें, मौन रही, वो भी एक जस्टिस का एजेंडा था। आपको याद होगा एंटीला बॉम्ब केस में किस तरीके से इनको लताड़ लगी। आपको याद होगा अनिल देशमुख अभी भी जेल में, सुप्रीम कोर्ट से 10 बार मांग चुके हैं, बेल नहीं मिली। नवाब मलिक इतने बड़बोले थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कहीं हर जगह चले गए, सुप्रीम कोर्ट से अभी 10 बार इन्होंने प्ली लगाई, अभी भी ये जेल के अंदर है। क्यों ये सब जेल के अंदर? क्योंकि इन सब के खिलाफ एविडेंसेज इतने स्ट्रॉन्ग है। सचिन वाजे अगर अप्रूवर बन जाएंगे तो इन सब की पोल खोल देंगे। दैट इज़ द बॉटम लाइन। तो मैं तो सिर्फ सत्य का काम कर रहा था, और भले बाकी जिनकी भी आपने बात की सब सत्य की बात कर रहे थे, कोई इलीगैलिटी नहीं कर रहा था। इसीलिए अर्नब का कंगना सबके जो केस थे वो फॉल फ्लैट हुए, और कर्मा जैसा होता है वैसे आपको भरना पड़ता है। और मैं बस उम्मीद यही करता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता को एक स्थिर सरकार मिले, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जो है वो भगवान के रूप में है, और महाराष्ट्र की जनता सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि उनका काम हो। वो नहीं चाहती कि भैया एंटीला बॉम्ब केस हो, वो नहीं चाहती कि भाई ऐसे लोग होम मिनिस्टर बने जो जेल के अंदर पड़े रहो, वो नहीं चाहती कि दाऊद के लिंक वाले कोट अनकोट लोग जो है वो सत्ता के अंदर रहे। ये बस चीज़ इस देर। और ये बात तो सही है कि इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हिंदुत्व के नाम पे एक सरकार गिर रही है या सरकार खतरे के अंदर है। उद्धव जी को भी समझना चाहिए कि उनकी पार्टी का बेस हिंदुत्व है, उनकी पार्टी का बेस सूडो सेक्युलरिज्म नहीं है, जिसके तरफ वो जाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2.5 साल में, उनको एडवाइस किया जा रहा है। मुझे दैट इज़ व्हाट आई कैन से। और अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, बट हाँ एक बड़ा झटका तो लगा ही उद्धव ठाकरे जी की सरकार को। तो सर आखिरी सवाल मेरा, ये 3 पहिए वाली जो सरकार थी ये आगे चलेगी या इस पे विराम चिन्ह अब लग चुका है? आप मुझे बताइए, इस दुनिया में कौन सी ऐसी गाड़ी है जो 3 पहिए पे रह के हुए 100 की स्पीड पे चल सकती है, और जब स्पीड ब्रेकर आता है तब भी वो आराम से चल सकती है? हाईवे पे अगर हाईवे पे गाड़ी को चलाएंगे 3 पहिए वाली, तो कभी भी कोई अच्छी स्पीड पे चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो उसी तरीके से ये भी, उसमें से जब एक टायर पंचर है तो फिर तो 2.5 पहिए की सरकार हो गई वो। तो सर ये जो भी हो रहा है इसका मास्टरमाइंड कौन है महाराष्ट्र का? देखिए, ये जो भी हो रहा है इसका मास्टरमाइंड कई थ्योरीज चल रही हैं, पर मैं जितना समझता हूँ इसमें भाजपा को कोई नुकसान नहीं हो रहा और एनसीपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को नुकसान हो रहा है।
और आपको भी ये सोचना चाहिए कि जब से संजय राउत जी जो है इतने करीब हुए उद्धव ठाकरे जी की, ऐसा क्या हो गया कि जो लोग हिंदुत्व का झंडा उठाते थे वो लोग हिंदुत्व का झंडा को उठाना भूल गए। उद्धव ठाकरे जी पिछले अपने जो उनने एक फेसबुक लाइव किया और एक दूसरा एड्रेस किया, उसमें उन्होंने बाला साहेब जी की फ़ोटो पीछे रखी। उसके पहले के 4 भाषण उनको उठा लीजिए, कहीं बाला साहेब जी की मेंशनिंग नहीं थी। क्यों? अब सत्ता बचाने के लिए सिर्फ बाला साहब जी याद आ गए। ये सोचना चाहिए। जो महाराष्ट्र में बहस छिड़ी हुई है उसको लेके आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़।